7 जुलाई 2026 की सुबह एक शहर में एक साथ 28 लोगों की जान चली गई। ये आम लोग थे, कोई स्कूल जा रहा था, कोई ऑफिस। तभी आसमान से मिसाइलें बरसीं और वो मासूम जिंदगियां खत्म हो गईं। ये सब हो रहा था यूक्रेन की राजधानी कीव में। ये हमला ठीक उस दिन हुआ जब दुनिया के सबसे ताकतवर व्यक्ति डोनाल्ड ट्रंप कह रहे थे युद्ध खत्म होने वाला है, और लोगों को तो इस बात का अंदाजा ही नहीं है कि हम इस जंग को खत्म करने के कितने करीब पहुंच चुके हैं। अब आप जरा सोचिए, एक तरफ बम बरस रहे हैं, दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि वहां तो शांति लौटने वाली है। लेकिन फिर वही सवाल, आखिर कब? इस जंग को शुरू हुए 4 साल से ज्यादा हो चुके हैं। लाखों लोग मारे जा चुके हैं, लाखों बेघर भी हुए हैं। बावजूद इसके अब तक ये युद्ध खत्म नहीं हुआ है। बार बार ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये युद्ध खत्म क्यों नहीं हो रहा है। अब तो दुनिया के दूसरे देशों के साथ साथ भारत में होने वाले कुछ एग्जाम्स में भी इस मुद्दे पर सवाल पूछे जा रहे हैं। अगर आप जियोपॉलिटिक्स में दिलचस्पी रखते हैं तो इस जंग की पूरी कहानी आपको काफ़ी रोचक लगेगी। और अगर आप यूपीएससी, एसएससी या ऐसी किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो के अंत तक आपको ये पूरा माजरा समझने और नोट्स तैयार करने में मदद ज़रूर करेगा। तो चलिए अब सबसे पहले शुरू से समझते हैं कि इस युद्ध की जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं, इसकी टाइमलाइन क्या है, युद्ध कब, कैसे और क्यों शुरू हुआ, कैसे ये दोनों देश एक दूसरे के दुश्मन बन गए, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये वॉर कभी खत्म होगी भी या नहीं। हाय, मेरा नाम है अनवर और आप देख रहे हैं दुनिया डिकोडेड। तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि रूस और यूक्रेन एक दूसरे के दुश्मन कैसे बने। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। यूक्रेन और रूस कभी एक ही सोवियत संघ का हिस्सा थे। फिर 1991 में सोवियत संघ टूटा और यूक्रेन एक आज़ाद देश बना। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को आज तक एक आज़ाद मुल्क के तौर पर एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। पुतिन का मानना है कि यूक्रेन असल में रूस से कभी अलग ही नहीं हुआ है। वो इसे रूस से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक तौर पर जुड़ा हुआ मानते हैं। पुतिन की यही सोच इस पूरे विवाद की जड़ है। दरअसल यूक्रेन की आज़ादी के बाद रूस ने इसके बहुत सारे हिस्सों पर दावा करना शुरू कर दिया। ये देखकर यूक्रेन में खलबली मच गई। उसे लगने लगा कि अगर ये सिलसिला जारी रहता है तो वो तो देखते ही देखते अपनी आज़ादी खो बैठेगा। यही वजह थी कि उसने यूरोप और अमेरिका के करीब जाना शुरू कर दिया। उसकी चाहत थी कि उसे भी यूरोपियन यूनियन और नाटो का हिस्सा बनाया जाए, लेकिन रूस को ये बात कतई मंजूर नहीं थी। अब आप सोच रहे होंगे कि रूस को भला ये चीज़ क्यों नहीं मंजूर होगी। इसका बहुत ही सीधा सा जवाब है। नाटो एक मिलिट्री अलायंस है जो पश्चिमी देशों को सुरक्षा की गारंटी देता है। इसके आर्टिकल 5 में साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर नाटो में शामिल किसी भी एक देश पर हमला हुआ तो वो उसे अलायंस में शामिल हर एक देश पर हमला माना जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो इसका मतलब है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हो जाता है तो सबसे पहले अमेरिकी सेना और उसकी मिसाइलें रूस के बॉर्डर पर आकर तैनात होंगी। फिर दिक्कत ये भी है कि अगर रूस ने कभी भविष्य में यूक्रेन पर हमला किया तो अमेरिका समेत नाटो में शामिल हर एक देश उसके खिलाफ मोर्चा खोल देगा। ऐसे में पुतिन के लिए ये सीधा सीधा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा खतरा था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। साल था 2014। ये साल रूस और यूक्रेन की दुश्मनी के लिए सबसे अहम था। दरअसल 2014 में यूक्रेन में एक जन आंदोलन हुआ जिसे लोगों ने रेवोल्यूशन ऑफ डिग्निटी का नाम दिया। कुछ लोगों ने इसे यूरो मैदान भी कहा। इस जन आंदोलन में रूस की बैकिंग वाले यूक्रेनी राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच को हटा दिया गया। रूस ये देखकर आग बबूला हो गया। इसके जवाब में रूस ने सबसे पहले तो यूक्रेन के एक हिस्से क्राइमिया पर कब्जा किया और फिर पूर्वी यूक्रेन के डोनबास इलाके में अलगाववादियों को हथियार और सैनिक सहायता देनी शुरू कर दी। इस तरह आपको अब ये तो समझ में आ चुका होगा कि ये कोई एकदम से शुरू हुई जंग नहीं है। ये 8 साल से चली आ रही कड़वाहटों का नतीजा है, जिसने 24 फरवरी 2022 को युद्ध का रूप ले लिया। जंग तो शुरू हो गई। चलिए अब रूस और यूक्रेन के बीच 4 साल से चली आ रही जंग की पूरी टाइमलाइन को समझते हैं। और हाँ, यह हिस्सा आपके एग्जाम्स के लिए भी बेहद ज़रूरी है। तारीख थी 24 फरवरी 2022। पुतिन ने स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम से यूक्रेन पर फुल फ्लेज हमला बोला। रूसी सेना ज़मीन, आसमान और समंदर तीनों तरफ से यूक्रेन में घुस गई। पुतिन ने कहा कि उनका मकसद यूक्रेन का डीमिलिटराइजेशन और डीनाज़िफिकेशन करना है। इसके बाद उसी साल मार्च में संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक बैठक हुई, जहां यूएन के 193 सदस्य देशों में से 141 देशों ने रूस के हमले की निंदा की। अमेरिका और यूरोप ने तो आगे बढ़कर रूस पर भारी आर्थिक प्रतिबंध भी लगा दिए ताकि उस पर दबाव बनाया जा सके। फिर 6 महीने बाद सितंबर 2022 में पुतिन की सेना ने यूक्रेन के 4 रीजन्स को अवैध रूप से रूस में मिला लिया। ये 4 रीजन थे दोनेत्स्क, लुहांस्क, खैरसों और जापोरेजिया। इसके बाद पुतिन ने एक स्पीच दी और ये स्पीच काफ़ी ज़्यादा मायने रखती है।
जिसमें उन्होंने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की तरफ इशारा किया। अब ऐसा लगने लगा कि यूक्रेन को जीतने के लिए पुतिन परमाणु हथियार का इस्तेमाल करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। खैर, 2022 खत्म होते होते युद्ध ने आक्रामक रूप धारण कर लिया। उसके अगले साल यानी 2023 में दोनों तरफ से बड़े हमले होते गए, जो पूरी तरीके से असफल हुए। बामुख्त शहर पर महीनों तक घमासान लड़ाई चली। अमेरिकी अनुमान बताते हैं कि सिर्फ इस इकलौते शहर में रूस ने करीब 1 लाख से ज़्यादा सैनिक गंवा दिए। इसके बाद साल आया 2024 और 2025, जहां वैसे ही हालात बने रहे जैसे जंग की शुरुआत में थे। युद्ध एक ठकाऊ जंग यानी एट्रिशनल वॉरफेयर में बदल गया। दोनों देश जमीन के छोटे छोटे टुकड़ों के लिए भारी कीमत चुका रहे थे। सिर्फ 2025 में रूस ने यूक्रेन के 5000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। इस साल के अंत में ट्रंप सरकार ने शांति के लिए 20 पॉइंट्स वाला एक प्लान भी पेश किया। ये प्लान काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि इसमें शांति की बात हो रही थी। यूक्रेन ने बातचीत के बाद इसे स्वीकार भी कर लिया, लेकिन इस प्लान में रूस के कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों और उसकी सुरक्षा की गारंटी को लेकर कोई साफ बात नहीं की गई। अब आते हैं आज के समय में, यानी जुलाई 2026। कुछ दिन पहले ही ट्रंप और पुतिन के बीच फ़ोन पर 85 मिनट बातचीत हुई है। ट्रंप ने तुर्की के अंकारा में हुए नाटो सम्मेलन में यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की से मुलाकात भी की है। लेकिन ठीक इसी समय रूस ने कीव पर एक भीषण हमला भी कर दिया, जिसमें 28 लोगों की जान चली गई। यानी एक तरफ तो शांति की बातचीत हो रही है, दूसरी तरफ बमबारी। ये उलझन भरी घटनाएं ही इस पूरे युद्ध की सच्चाई हैं। इस जंग को और बेहतर तरीके से समझने के लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि रूस और यूक्रेन के राष्ट्रपतियों का क्या कहना है। वैसे तो दोनों ने इतने सालों में ढेर सारी बातें कही हैं, लेकिन 2-3 ऐसे बयान हैं जो बताते हैं कि ये दोनों देश आखिर चाहते क्या हैं। इन्हें आप अपने आंसर्स में कोट भी कर सकते हैं। सबसे पहला बयान पुतिन का है। पुतिन का मानना है कि यूक्रेन की कोई वैलिड नेशनल आइडेंटिटी नहीं है, वो सिर्फ पश्चिमी देशों की एक कठपुतली है। उन्होंने यूक्रेन पर नियो नाजीवाद फैलाने का आरोप भी लगाया है। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की इन बातों से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उनका कहना है कि अगर यूक्रेन अपना इलाका छोड़ता है तो ये संविधान का उल्लंघन होगा। ये उन 10 लाख से ज़्यादा यूक्रेनी नागरिकों के साथ धोखा भी होगा जो अभी भी विवादित इलाके में रह रहे हैं। हाल ही में ज़ेलेंस्की ने फाइनेंशियल टाइम्स को एक इंटरव्यू भी दिया। इसमें उन्होंने बड़ी ज़रूरी बात कही। उन्होंने कहा ट्रंप अब इस युद्ध को एक नए नज़र से देख रहे हैं, खास तौर पर तब जब यूक्रेन की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप को वहाँ रहना पसंद है जहाँ सक्सेस का चांस ज़्यादा होता है। दूसरी तरफ क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि ट्रंप का रुख काफ़ी स्थिर रहा है और मॉस्को अमेरिका की स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा है। खुद ट्रंप ने ओवल ऑफिस में कहा, मुझे लगता है कि हम इस युद्ध को ख़त्म कर देंगे, ये हालात बेहद भयानक रहे हैं। इन नेताओं के बयानों से ऐसा लगता है जैसे हर कोई अपने अपने नज़रिए से इस युद्ध को सही ठहराने में लगा हुआ है, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, आखिर 4 साल बाद भी ये युद्ध ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है? इसका जवाब हम 6 कारणों के जरिए समझते हैं। पहला कारण, इलाके को लेकर विवाद। रूस चाहता है कि यूक्रेन क्राइमिया, दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसों और जापोरेजिया से पीछे हट जाए और इन सभी इलाकों को कानूनी तौर पर रूस का हिस्सा मान ले। लेकिन यूक्रेन को ये बात कतई मंजूर नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे कारण पर, जो है सुरक्षा की गारंटी। यूक्रेन रूस के हमले झेल चुका है, इस वजह से वो चाहता है कि उसे नाटो की मेंबरशिप मिल जाए, या फिर पश्चिमी देश ये कहें कि अगर कोई भी युद्ध होगा तो हम आपकी मदद करेंगे। लेकिन रूस इसके सख्त खिलाफ है। उसे ऐसा लगता है कि अगर यूक्रेन नाटो में शामिल हुआ तो ये उसकी राष्ट्र सुरक्षा के लिए खतरा हो जाएगा। तीसरा कारण, दोनों पक्षों को लगता है कि जंग जारी रखना समझौता करने से ज़्यादा फायदेमंद है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि रूस अब भी जीत में विश्वास रखता है और यूक्रेन हार मानने को तैयार नहीं है। यानी बातचीत तभी सफल हो सकती है जब कोई एक पक्ष मान ले कि वो जीत ही नहीं सकता है, लेकिन दोनों तरफ से ये मानने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। चौथा कारण है बाहरी समर्थन। रूस को चीन, ईरान और नॉर्थ कोरिया से हथियार और सैनिक सहायता मिल रही है। यहाँ तक कि करीब 15,000 नॉर्थ कोरियाई सैनिक भी रूस की तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं यूक्रेन का करीब 2/3 बजट अमेरिकी सहायता पर निर्भर है, जिसके जरिए वो हथियार खरीदकर इस जंग को लड़ रहा है। यानी वैसे तो ये जंग रूस और यूक्रेन के बीच लड़ी जा रही है, लेकिन ग्लोबल पॉलिटिक्स के बड़े खिलाड़ी भी पर्दे के पीछे से अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अब चलते हैं 5वें कारण की तरफ, जो है रूस की बदलती डिफेंस स्ट्रैटेजी। रूस अब अपने नागरिकों को सेना में भर्ती करने पर जोर नहीं दे रहा है, बल्कि भारी पैसे देकर दूसरे देशों के लोगों को सेना में भर्ती कर रहा है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब कोई इतना बड़ा युद्ध सिर्फ भाड़े के सैनिकों के दम पर लड़ा जा रहा है। इससे रूस के अंदर आंतरिक कलह की संभावना कम हुई है, भले ही सैनिकों की मौत का आंकड़ा लाखों में पहुंच चुका है। छठा कारण है पिछले पीस टॉक्स का नाकाम होना। 2014-15 के मिन्स्क समझौते की तरह मौजूदा समय में भी शांति की कोशिशें बिना किसी शर्तों के हो रही हैं और इन्हें लागू करने का सिस्टम भी कमज़ोर और उलझा हुआ है।
यूक्रेन को लगता है कि जल्दबाजी में हुआ कोई भी समझौता उसे दोबारा वैसी ही स्थिति में डाल देगा जैसा 2014 के बाद हुआ था। तो कुल मिलाकर ये युद्ध किसी एक वजह से नहीं हुआ है, बल्कि जमीन, सुरक्षा, ग्लोबल पॉलिटिक्स और दोनों देशों की जिद की वजह से लंबा खिंच रहा है। तो अब सवाल ये है कि क्या ये युद्ध जल्द खत्म होगा या नहीं। अगर जुलाई 2026 की स्थिति देखें तो कुछ उम्मीदें ज़रूर बन रही हैं। ट्रंप और पुतिन की बातचीत लगातार हो रही है और ट्रंप ने अंकारा में नाटो सम्मेलन के दौरान ज़ेलेंस्की से सीधी मुलाकात भी की है। ट्रंप का कहना है कि दोनों देश युद्ध खत्म करना चाहते हैं, लेकिन जानकारों की राय थोड़ी अलग है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि जब तक रूस को लगेगा कि वो जीत सकता है, तब तक बातचीत सफल नहीं होगी। दूसरी तरफ रूस की रिक्रूटमेंट पॉलिसी एक अहम मोड़ पर पहुंच रही है, जहां पहले लड़ाई में मरने वाले सैनिकों की संख्या नए भर्ती हो रहे सैनिकों से ज़्यादा हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो रूस को या तो कोई और नई भर्तियां करनी पड़ेंगी या फिर पीछे हटना पड़ेगा। अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन भी नज़दीक आ रहे हैं और ट्रंप के लिए एक कूटनीतिक जीत दिखाना राजनीतिक तौर पर फायदेमंद रहेगा। ये भी एक वजह हो सकती है कि वो अब इस युद्ध को खत्म करने पर ज़्यादा जोर दे रहे हैं। लेकिन असली सच्चाई ये है कि जब तक रूस कब्जे वाले यूक्रेनी इलाकों और यूक्रेन की सुरक्षा की गारंटी पर कोई ठोस सहमति नहीं बनती है, तब तक कोई भी शांति समझौता सिर्फ कागज़ पर ही रहेगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ दो देशों के बीच सीमा विवाद वाली जंग नहीं है। ये पूरब व पश्चिम की टकराहट है, ऐतिहासिक पहचान की लड़ाई है और ग्लोबल पावर के जरिए खेला जाने वाला शतरंज का ऐसा खेल है जिसमें अमेरिका, चीन, यूरोप और नाटो सब अपनी अपनी चाल चल रहे हैं। तो चलिए अब वीडियो को खत्म करने से पहले आपके लिए निकालते हैं 5 सबसे ज़रूरी टेकअवेज जो एग्जाम्स में आपके काम आ सकते हैं। टेकअवे नंबर 1, आपको कुछ तारीखें याद रखनी होंगी, जैसे 1991 में सोवियत संघ टूटा, यूक्रेन आज़ाद हुआ और 2014 में क्राइमिया पर रूस ने कब्जा किया। इसके अलावा 24 फरवरी 2022 की तारीख सबसे ज़रूरी है क्योंकि इसी दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। अब बात करते हैं टेकअवे नंबर 2 की, वो है नाटो का आर्टिकल 5। इसका मतलब है कि अगर किसी एक नाटो देश पर हमला होता है तो उसे सभी मेंबर देशों पर हमला माना जाएगा। यही वजह है कि रूस यूक्रेन की नाटो मेंबरशिप का इतना विरोध करता है। ये कॉन्सेप्ट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े सवालों में काम आ सकता है। टेकअवे नंबर 3, आपको उन 4 क्षेत्रों के नाम याद रखने हैं जिन पर रूस ने कब्जा किया हुआ है। ये क्षेत्र हैं डोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसों और जापोरेजिया, जिन पर रूस ने सितंबर 2022 में अवैध तरीके से कब्जा किया। अगर क्राइमिया को भी मिला लें तो विवादित इलाकों की संख्या 5 हो जाती है। टेकअवे नंबर 4, यूएन की क्या भूमिका है। मार्च 2022 में यूएन महासभा में 193 में से 141 देशों ने रूस के हमले की निंदा की थी। ये आंकड़ा भी नोट्स में शामिल करने लायक है। अब बात करते हैं टेकअवे नंबर 5 की, और ये सबसे ज़रूरी पॉइंट है। टेकअवे नंबर 5, युद्ध लंबा क्यों खिंच रहा है। इसकी 6 वजहें हैं। पहला, इलाके को लेकर विवाद। दूसरा, सुरक्षा की गारंटी की मांग। तीसरा, दोनों पक्षों का जीत पर अड़े रहना। चौथा, बाहरी देशों का समर्थन। पांचवा, रूस की मर्सेनरी यानी भाड़े के सैनिकों वाली स्ट्रैटेजी। और छठा, पुराने पीस टॉक्स यानी मिन्स्क समझौते का नाकाम होना। आपको क्या लगता है, क्या 2026 में ये युद्ध सच में खत्म हो पाएगा या नहीं? अपना जवाब आप हमें कमेंट्स में दे सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से जुड़े या इस तरह के डिटेल वीडियो एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से समझना चाहते हैं तो इसके बारे में भी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही इंसाइटफुल वीडियो के लिए हमारी दुनिया डिकोडेड प्लेलिस्ट को सेव करें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।